दोस्तों, प्यार और मोहब्बत की कहानियाँ तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक आशिक ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कोई छोटा मोटा कदम नहीं उठाता है, बल्कि सवारियों से भरी हुई एक हवाई जहाज़ को ही हाईजैक कर लेता है। लेकिन पुलिस जब अपराधी तक पहुँचती है और इस मामले का खुलासा जब करती है, तो वाकई में असलियत जानने के बाद हर कोई ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई आशिक अपनी प्रेमिका को पाने के लिए इस हद तक अपने कदम को उठा सकता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद शहर की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एयरपोर्ट से। बात कर रहा हूँ मैं 30 अक्टूबर 2017 की। दरअसल मुंबई के एयरपोर्ट से जेट एयरवेज प्लेन जो दिल्ली के लिए 2:55 पर उड़ान भरता है, जिस प्लेन का नंबर है 93W339, जिस प्लेन के अंदर टोटल 116 पैसेंजर सवार होते हैं। लेकिन प्लेन को उड़ान भरे हुए अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि 3:20 पर प्लेन के अंदर एयर होस्टेस शिवानी मल्होत्रा जब ट्रेन के टॉयलेट में जाती हैं, तो देखती हैं कि उसके अंदर का सारा टिश्यू पेपर खत्म हो चुका है, जिसे देखकर शिवानी को काफ़ी अजीब सा लगता है कि प्लेन को उड़ान भरे हुए अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा है और सारा टिश्यू पेपर खत्म कैसे हो गया। शिवानी कुछ सोचते हुए टॉयलेट से बाहर निकलती है और अपनी सहयोगी निकिता तनुजा के पास जाती है और जाकर निकिता से कहती है कि टॉयलेट के अंदर का टिश्यू पेपर खत्म हो चुका है, तुम जाकर रिफ़िल कर दो। निकिता जब टिश्यू पेपर लेकर टॉयलेट के अंदर जाती है और जब उसको रिफ़िल करने की कोशिश करती है, वो खुलता ही नहीं है। निकिता को लगता है कि शायद उसके अंदर कुछ फंस गया है, इसीलिए निकिता उसको खोल देती है। लेकिन जब उसको खोलती है तो उसके अंदर से निकिता को 2 लेटर मिलता है, जिसमें एक लेटर उर्दू लैंग्वेज में था और दूसरा अंग्रेजी में। क्योंकि निकिता उर्दू पढ़ना नहीं जानती थी, इसीलिए उस अंग्रेजी लेटर को पढ़ती है, जिस लेटर में ये लिखा गया था कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और इस प्लेन के कार्गो में एक बम भी रख दिया गया है और इस प्लेन के अंदर मेरे टोटल 12 हाईजैकर मौजूद हैं और इस प्लेन को पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उतारा जाए, वरना इस प्लेन को बम से उड़ा दिया जाएगा। निकिता जैसे ही उस लेटर को पढ़ती है, पढ़कर एकदम से घबरा जाती है और वो लेटर लाकर शिवानी को दिखाती है। शिवानी भी जब उस लेटर को पढ़ती है तो पढ़कर शिवानी भी एकदम से डर जाती है, लेकिन शिवानी काफ़ी समझदारी से कदम उठाती है। इस बारे में प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर सवार होते हैं उनको कुछ नहीं बताती है, बल्कि उस लेटर को ले जाकर प्लेन के कैप्टन जय को दिखाती है। कैप्टन जय जब उस लेटर को पढ़ता है तो पढ़कर कैप्टन जय भी डर जाता है। दरअसल उस वक्त वो प्लेन गुजरात के अहमदाबाद शहर के लोकेशन में ही उड़ान भर रहा था, इसीलिए कैप्टन जय अहमदाबाद के एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है और उनको ये सारी बातें बताता है। कहता है कि हमको इमरजेंसी में प्लेन की लैंडिंग करना पड़ेगा। इधर अहमदाबाद एयरपोर्ट को जैसे ही इस तरह की जानकारी मिल जाती है, तुरंत ही उस प्लेन की लाइन क्लियर कर दिया जाता है और प्लेन अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर ही उतार दिया जाता है। लेकिन प्लेन जैसे ही अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर उतरता है, उससे पहले ही वहां पर एयरपोर्ट पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की पुलिस को भी बुला लिया जाता है। हालांकि प्लेन को जब सही सलामत लैंडिंग करवा दिया जाता है, तो सबसे पहले प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर होते हैं सबको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद पुलिस जाकर पूरे प्लेन को चेक करती है, लेकिन उसके अंदर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस जब जाकर कार्गो को चेक करती है तो उसमें भी पुलिस को कोई बम बरामद नहीं होता है। पुलिस अब उन 12 हाईजैकरों की तलाश करना शुरू करती है जो उस प्लेन के अंदर ही मौजूद होते हैं। हालांकि प्लेन में जो 112 पैसेंजर सवार होते हैं, पुलिस जब उन सब का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि जिन्होंने भी टिकट बुक कराया था उन सब की जानकारी एकदम जेन्युइन थी, जिसकी वजह से पुलिस को भी किसी के ऊपर कोई शक भी नहीं जाता है। तब पुलिस को लगता है कि शायद कोई फर्जी कॉल थी और किसी ने मजाक किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिरकार इस तरह का मजाक किसने किया है। पुलिस अब उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए एयर होस्टेस शिवानी से जाकर पूछताछ करती है, तो शिवानी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, प्लेन के अंदर एक व्यक्ति था जिसने मुझसे कंबल मांगा था। 5 मिनट के बाद जब मैं उस व्यक्ति को कंबल देने के लिए गई
तब तक वो टॉयलेट जा चुका था। दरअसल वही व्यक्ति उस टॉयलेट में सबसे पहली बार गया था। हो सकता है कि उसने ही उस लेटर को रख दिया हो। पुलिस शिवानी से जब उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है तो शिवानी कहती है कि साहब उस व्यक्ति का नाम है बिरजू सर्राफ उर्फ अमन सोनी, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। शिवानी जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, पुलिस जाकर बिरजू से पूछताछ करती है तो बिरजू भी पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, ये सच है कि मैं टॉयलेट में गया था, लेकिन मैंने उस लेटर को नहीं रखा था। लेकिन पुलिस कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए पुलिस अब बिरजू के बारे में जानकारी करना शुरू कर देती है। तब पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल बिरजू कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। बिरजू जो सोने चांदी और हीरे जवाहरात का एक बहुत बड़ा कारोबारी है, जिसकी मुंबई में दादर में अपना खुद का एक शोरूम भी है और मुंबई के बहुत ही पॉश इलाके में उसकी खुद की एक बहुत बड़ी हवेली भी है। दरअसल बिरजू अरबपति व्यक्ति है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस अब उस लेटर को वेरीफाई करने के लिए बिरजू के घर पर जाती है और जाकर उसके घर के अंदर जो प्रिंटर होता है उसको चेक करती है। दरअसल जो लेटर प्लेन के अंदर रखा गया था उसे कंप्यूटर में टाइप करने के बाद प्रिंट किया गया था। पुलिस जब बिरजू के घर का प्रिंटर चेक करती है तो प्रिंटर के अंदर जो स्याही होता है वो स्याही उस लेटर की स्याही से मैच कर जाता है, जिससे पुलिस को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि बिरजू ने ही लेटर को टॉयलेट में रखा था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, उसके बाद पुलिस बिरजू को अपनी हिरासत में लेती है और फिर बिरजू से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर बिरजू अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन बिरजू जब इस पूरे घटनाक्रम की कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन पुलिस जब आगे की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो आखिरकार पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि बिरजू सच बोल रहा है। बिरजू जो पहले से ही शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। वैसे तो बिरजू गुजरात का ही रहने वाला है, लेकिन अपने पिता किशोर सोनी के साथ मुंबई शहर में रहकर सोने चांदी हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा कारोबार चलाता है। बिरजू के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति ही नहीं है बल्कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई शहरों में विजिट भी करता है। एक दिन बिरजू अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वहीं पर बिरजू की मुलाकात एक लड़की से होती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। दरअसल वो लड़की जेट एयरवेज की ही कर्मचारी थी। बिरजू को जैसे ही वो लड़की पसंद आ जाती है, उसके बाद लड़की से बातचीत करना शुरू कर देता है। हालांकि बिरजू और उस लड़की में जब बातचीत होना शुरू होता है, जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार बिरजू और उस लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। बिरजू और उस लड़की के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। वो लड़की बिरजू से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन बिरजू उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे शादी तो करूंगा, लेकिन तुमको मेरे साथ मुंबई चलकर मेरे घर पर ही रहना होगा। लेकिन वो लड़की बिरजू को जवाब देते हुए कहती है कि मैं मुंबई नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली शहर में ही रहकर अपनी नौकरी करती हूँ। इस पर बिरजू अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहता है कि तुम यहाँ की नौकरी छोड़ दो और मुंबई के एयरपोर्ट पर नौकरी कर लो। लेकिन बिरजू की प्रेमिका ना तो अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार होती है और ना ही दिल्ली शहर छोड़ने के लिए तैयार होती है और ना ही बिरजू के साथ रहने के लिए तैयार होती है। बिरजू अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन उसकी प्रेमिका उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन बिरजू अपनी प्रेमिका से इस हद तक प्यार करता है कि उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। बिरजू की प्रेमिका जब उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होती है तो बिरजू अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपनी खुद की एयरलाइंस कंपनी खोलने का तय कर लेता है। इस बारे में जाकर जब अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं अपनी खुद की एयरलाइंस कंपनी खोल देता हूँ जिसका संचालन तुम करना, ये सारी बातें सुनकर उसकी प्रेमिका को हंसी मजाक लगता है। मुस्कुराते हुए उससे कहती है
कि तुमको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं जो नौकरी कर रही हूँ वही ठीक है। बिरजू को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपनी प्रेमिका को अपना बनाए तो कैसे बनाए। बिरजू जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, उसकी प्रेमिका उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होती है, तभी बिरजू के दिमाग में एक आइडिया आने लगता है। दरअसल बिरजू सोचता है कि दिल्ली की जो जेट एयरवेज कंपनी है उसको बदनाम कर देता हूँ। लोगों को जब मालूम चलेगा उसके बाद ये कंपनी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी प्रेमिका की नौकरी भी चले जाएगी और फिर वो मुंबई आने के लिए मजबूर हो जाएगी। बिरजू के दिमाग में जैसे ही इस तरह का आइडिया आने लगता है, उसके बाद 30 अक्टूबर 2017 को बिरजू जब मुंबई से दिल्ली के लिए सफ़र करता है, प्लेन के अंदर अपने काम को अंजाम दे देता है। हालांकि बिरजू को पहले से ही मालूम था कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन बिरजू सोचता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो 2-4 महीने के लिए जेल जाऊंगा, उसके बाद छूट जाऊंगा और फिर अपनी प्रेमिका के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन बिरजू को शायद मालूम नहीं था कि इस घटना से ठीक 1 साल पहले साल 2016 में गुजरात सरकार की संसद में एक नया कानून बनाया गया था, जिसका नाम है एंटी हाईजैकिंग कानून। दरअसल इस कानून के तहत कोई भी अगर प्लेन को नुकसान पहुंचाता है या फिर किसी भी पैसेंजर को कोई भी नुकसान होता है तो उस अपराधी को मौत की सजा दी जाएगी, या फिर कोई भी प्लेन के साथ कोई हंसी मजाक या फिर छेड़खानी करता है तो फिर उसको उम्र कैद की सजा दिया जाएगा। वाकई में बिरजू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद उसको एनआईए की टीम अपनी हिरासत में ले लेती है और फिर ये मामला चलने लगता है। लगभग 2 साल के बाद 11 जून 2019 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में इसका फैसला होता है, जिसमें कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि बिरजू को उम्र कैद की सजा ही नहीं दी जाती है, बल्कि उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। साथ ही साथ उसकी जितनी भी संपत्ति है सबको जब्त करने की इजाज़त भी दी जाती है। साथ ही साथ ये इजाज़त दी जाती है कि बिरजू से जो 5 करोड़ रुपए वसूला जाए, उन 5 करोड़ रुपए को प्लेन के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन सब के बीच में बंटवारा कर दिया जाए। कैप्टन को 1 लाख रुपए, जितने भी एयर होस्टेज हैं उनको 75-75 हज़ार रुपये और सवारियों को 25-25 हज़ार रुपये दिया जाए। उसके बाद बिरजू को अहमदाबाद की साबरमती जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बिरजू को जैसे ही सज़ा मिलती है, बिरजू के घर परिवार वाले गुजरात की हाई कोर्ट में जाकर अपील कर देते हैं और फिर ये मामला हाई कोर्ट में चलने लगता है। लगभग 3 साल तक ये मामला चलता है और आखिरकार 8 अगस्त 2023 को फाइनल सुनवाई होती है। कोर्ट के अंदर जज के सामने बिरजू, उसका वकील और विपक्षी वकील मौजूद होते हैं। सुनवाई जब शुरू होती है तो बिरजू का वकील जज साहब से कहता है कि साहब, मेरा क्लाइंट बेकसूर ही नहीं है बल्कि एक इज्जतदार बिजनेसमैन भी है, इसको छोड़ दिया जाए। जज साहब विपक्षी वकील की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या आपको भी कुछ कहना है। इस पर सरकार की तरफ से लेडी वकील कहती है कि साहब, उस प्लेन के अंदर उस लेटर को बिरजू ने ही रखा था। जज साहब उस वकील से फिर सवाल करते हैं कि क्या आपके पास कोई सबूत है। इस पर लेडी वकील कहती है कि साहब, हमारे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन प्लेन के अंदर जो एयर होस्टेस शिवानी मल्होत्रा थी, दरअसल उसी ने ही बिरजू को टॉयलेट के अंदर से आते हुए देखा था। जज साहब उस लेडी वकील को जवाब देते हुए कहते हैं कि एक लड़की की गवाही पर तुम लोगों ने एक व्यक्ति के जीवन का 8 साल बर्बाद कर दिया है। क्या इसके अलावा आप लोगों के पास कोई दूसरा सबूत है? लेडी वकील जज साहब को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, जो लेटर मिला था उसकी स्याही बिरजू के घर की प्रिंटर की स्याही से बिल्कुल मैच करता है। इस पर जज साहब लेडी वकील को जवाब देते हुए कहते हैं कि क्या वो स्याही इस दुनिया में केवल बिरजू ही इस्तेमाल करता है या फिर वो कंपनी स्याही सिर्फ बिरजू के लिए ही बनाती है। इस पर लेडी वकील जवाब देते हुए कहती है कि नहीं साहब, दरअसल वो स्याही पूरी पब्लिक इस्तेमाल करती है। जज साहब सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या आप लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इस पर लेडी वकील कहती है कि साहब, बिरजू ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस पर जज साहब बिरजू से पूछताछ करते हैं कि क्या तुमको अपना जुर्म कबूल है। इस पर बिरजू जज साहब को जवाब देते हुए कहता है
कि नहीं साहब, मुझे अपना जुर्म कबूल नहीं है, बल्कि पुलिस ने मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती ये जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया है। बिरजू जैसे ही इस तरह का जवाब देता है, अब जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। जज साहब अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि बिरजू बेकसूर ही नहीं है, बल्कि उसकी जितनी भी संपत्ति जब्त किया गया है वो सारी उसको वापस किया जाए। साथ ही साथ बिरजू को जो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है वो 5 करोड़ रुपया भी उसको वापस किया जाए। अगर गुजरात सरकार वो पैसा उन लोगों से वसूल कर लेती है तो ठीक है, अगर वसूली नहीं कर पाती है तो गुजरात की सरकार ये 5 करोड़ रुपया अपनी जेब से भरेगी। आखिरकार 8 सालों के बाद बिरजू सही सलामत अपने घर पर पहुंचता है। बिरजू को अपनी प्रेमिका तो नहीं मिल पाती है, लेकिन अपनी प्रेमिका के चक्कर में उसको 8 साल जेल के अंदर रहना पड़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा।